नमस्ते। आप सभी लोगों को नवरात्रि, दुशहरे और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। देखिए जो दीपावली का पर्व है, बहुत सारे जो इंडिया के एरियाज़ हैं, वहाँ पे इसको नया साल का स्टार्ट भी मानते हैं, स्पेशली जो स्टेट ऑफ गुजरात है, वहाँ पर। गुजरात में जो पंचांग है, वो दिवाली से स्टार्ट किया जाता है और इनफैक्ट गुजरात में जो अमावस्या के बाद पहली तिथि लगती है, यानी जो दिवाली की नेक्स्ट डे जो तिथि लगती है, उसको कार्तिक शुद्ध एकम बोला जाता है और उस दिन से नया साल जो है उसकी शुरुआत होती है। उनका जो संवत है वो दिवाली से शुरू होता है। अब देखिए जो बिज़नेस कम्युनिटी है इंडिया की, बेसिकली जो पुराने बिजनेसमैन थे, जो मारवाड़ी कम्युनिटी थी, जो वैश्य समाज है पूरा, जो बिज़नेस करता रहा है इंडिया के अंदर, वो लोग पुराने टाइम में अपनी जो बुक्स हैं, जो बही खाते होते हैं, अकाउंट बुक्स जिसको हम कहते हैं, वो दिवाली से नए स्टार्ट करते थे। दिवाली के बाद जब एकम लगता था, प्रतिपद लगता था, तब से नई अकाउंट्स बुक्स जो हैं वो स्टार्ट की जाती थी और जो फाइनेंशियल ईयर होता था भारत में, वो दिवाली टू दिवाली ही चलता था। अप्रैल से 31 मार्च जो है, ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे शायद आया है, उससे पहले लेकिन जितने भी पुराने बिजनेसमैन हैं वो दिवाली के टाइम पे ही फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट करते थे। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो पूजा करते हैं, उसमें वो अपने बही खाते जो हैं उनकी पूजा भी करते हैं दिवाली के पूजा के टाइम पे। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। इनफैक्ट जो लोग बिजनेस में हैं वो खुद भी ये प्रैक्टिस करते होंगे। तो इसी वजह से जो दिवाली है, इसको फाइनेंशियल न्यू ईयर भी कहा जाता है और नया साल भी प्रतिपद से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हम लोग जो हैं दिवाली की जो कुंडली है उसको भी एनालाइज करेंगे। देखिए, हम लोगों ने चैत्र शुक्ल प्रतिपद की कुंडली तो एनालाइज की थी, इसी प्रकार आज हम दीपावली का जो कार्तिक शुक्ल प्रतिपद है उसकी कुंडली को भी एनालाइज करेंगे। तो देखिए, इस बारी जो तिथि स्टार्ट हो रही है, जो प्रतिपद तिथि जो है, वो अक्टूबर 21 1755 यानी 21 अक्टूबर को शाम को 5:55 पे तिथि जो है वो स्टार्ट हो रही है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम पे। देखिए, जो मैं कुंडली ले रहा हूँ वो मैं न्यू दिल्ली की बेस कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को जो इवेंट्स हैं वो कंट्री के देखने हैं, तो इसलिए नेशनल कैपिटल की हम कुंडली को लेंगे। आई नो कन्फ्यूजन है इस बारी, दिवाली अक्टूबर 20 की है कि 21 की है। देखिए, उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे और मैं रीजंस दूंगा कि अक्टूबर 21 को ही दिवाली क्यों इस बारी मनानी है, बट दैट विल बी अ सेपरेट वीडियो जो अब अलग से करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो प्रतिपद की कुंडली है दिवाली की, उसको एनालाइज करते हैं। तो देखिए, जैसे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मेष लगन की कुंडली है और जो लग्नेश है मंगल, वो सूर्य, चंद्र और बुध के साथ सप्तम भाव में स्थित है। अब देखिए, हम लोगों ने जब चैत्र शुक्ल प्रतिपद की बात की थी, उस समय भी कुंडली इतनी अच्छी नहीं थी और हम लोगों ने ये बात की थी कि इवेंट्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। और इनफैक्ट हमने देखा भी कि काफ़ी, मतलब आप समझिए, दुर्घटनाएं हुई हैं इस साल में और इतने अच्छे इवेंट्स ओवरऑल नहीं रहे हैं। तो अगर हम दिवाली की कुंडली को देखते हैं तो बहुत अच्छे संकेत हमें इस कुंडली में भी नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट जैसे हमने देखा था चैत्र शुक्ल प्रतिपद की कुंडली में, उसी प्रकार इस कुंडली में भी हमारे को बहुत अच्छे संकेत, अच्छे इवेंट्स के नहीं देखने को मिल रहे। तो आइए, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मेष लगन की कुंडली है, साथ में मैंने नवांश जो है उसको भी लगाया हुआ है, आप दोनों को देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लग्नेश, जैसे मैंने बोला ही है, मंगल है और वो 7th हाउस में जाके बैठ गया है। अब देखिए, ज्योतिष का एक प्रिंसिपल होता है कि जब भी कोई ग्रह अपने से 7वें स्थान में चला जाए, यानी अपने घर से 7वें स्थान में चला जाए,
तो हम उसको अस्त मानते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ लग्न, बिकॉज लगन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और सेवन्थ हाउस जो वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो सूर्य है वो ईस्ट में राइज करते हैं और वेस्ट में सेट करते हैं। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मंगल जो लग्नेश हैं वो सेवन्थ हाउस में चले गए हैं, शुक्र की राशि में है। तो इसको मैं एक प्रकार से आप समझिए कि अस्त ही मानूंगा। और लग्नेश जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी एफ्लिक्टेड हैं। इनफैक्ट अगर आप नवांश की कुंडली देखेंगे तो वहाँ पे भी मंगल जो है वो फिर से शुक्र की राशि में है, राहु के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं और बुध के साथ 12वें घर में प्लेस्ड है। सो ओवरऑल लगन की जो स्थिति है लग्नेश की वो इतनी अच्छी नहीं है इस कुंडली में। अब देखिए, अगर हम मेदिनी ज्योतिष की बात करें तो लगन जो है वो ओवरऑल इवेंट्स को, पूरी कुंडली को ही एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो अगर उसी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो देखिए ये साल तो अच्छा जाने वाला नहीं है एज पर दिस चार्ट। अगर हम सेकंड लॉर्ड शुक्र को देखेंगे तो देखिए शुक्र मेष लगन के लिए वैसे भी शुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि वो सेकंड और सेवंथ जो दोनों मारक स्थान हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम मेदिनी की बात करें तो सेकंड हाउस जो है वो एक्सपेंडिचर्स यानी फाइनेंसेस को देश के हम देखते हैं, और जब वो छठे में चला गया तो यहाँ पे जाके वो नीच का हो रहा है शुक्र। तो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो काफ़ी हाई रहने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिवाली। और पब्लिक का जो ओपिनियन है वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं, एटीट्यूड क्या रहता है पब्लिक का। छठे में चला गया, ऋण रिपु भाव में चला गया वो। तो ओवरऑल ये जो पोजीशन है ये अच्छी नहीं है। पब्लिक का ओपिनियन जो है वो भी थोड़ा एग्रेसिव रहने वाला है और बहुत सारी चीज़ों से वो गवर्नमेंट की डिसएग्री करेंगे। अनदर थिंग, शुक्र सेकंड लॉर्ड होके सिक्स्थ में चला गया तो इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर दी हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ जो होती है उसके लिए इतना अच्छा नहीं है। सो देयर आर चांसेस कि दिवाली के बाद कोई वायरल टाइप का डिजीज़ जो है उसके फैलने के चांसेस भी इस कुंडली में दिख रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला, पब्लिक का ओपिनियन जो है वो थोड़ा एग्रेसिव रहता है, तो ये सेकंड लॉर्ड का सिक्स्थ में होना स्ट्राइक्स और पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इस तरह की चीज़ों को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, जो थर्ड हाउस है वो मूवमेंट को, कम्युनिकेशन को, प्रोग्रेस को, सेल्फ एफर्ट, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और हमारे जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बुध जो है वो चंद्र के साथ, मंगल के साथ सेवंथ में चले गए हैं। सो अगेन दिस इज नॉट अ वेरी गुड पोजीशन, बिकॉज जो सेवंथ हाउस होता है वो वॉर्स को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं उन सब चीज़ों को हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। और यहाँ पे थर्ड लॉर्ड का वहाँ पे जाना इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज दैट मीन्स कि हमारा जो पुरुषार्थ है, जो पराक्रम है, वो हमारे को इन सब चीज़ों में, यानी डिस्प्यूट्स, फॉरेन रिलेशंस, और हो सकता है हमारे को किसी एनिमी को डायरेक्टली कन्फ्रंट भी करना पड़े, इन सब चीज़ों में हमारा सारा एफर्ट जो है वो जाने वाला है एज पर दिस चार्ट। अब फोर्थ हाउस जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुरु आके बैठ गए हैं ऊंच के। अब देखिए, गुरु ने जो है वो राशि बदल ली है अक्टूबर के अंदर, और यहाँ पे वो कर्क राशि में प्लेस्ड है। नवांश में भी वो ऊंच के हो रह रहे हैं, वर्गोत्मी हैं, और यहाँ पे भी फोर्थ हाउस में ऊंच के होके बैठे हैं, विच इज़ अ गुड पोजीशन। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसके लिए ये पोजीशन अच्छी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो अच्छी रहेंगी। एंड ओवरऑल अगर हम अनाज की बात करें तो अच्छा होने वाला है। लैंड के लिए भी ये जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है। सो इफ़ समबडी इज़ इन्वेस्टिंग इन लैंड तो उसमें भी आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। वेदर भी हम लोग चौथे स्थान से देखते हैं, और पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि कितना ख़राब वेदर चल रहा है। तो दिवाली की इस कुंडली से वेदर में सुधार आता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल जो वेदर की डिस्ट्रप्शंस दिख रही हैं हमें,
ये सब अब सेटल हो जाएंगी स्टार्टिंग फ्रॉम दिवाली। अब देखिए 5th हाउस में आप देख सकते हो यहाँ पे केतु प्लेस्ड है। पंचम स्थान वैसा तो देखिए हम बच्चों के लिए देखते हैं, एजुकेशन के लिए देखते हैं, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है देश की उसके लिए भी देखा जाता है। बट 5th में केतु जो प्लेस्ड है, ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन जो है, ये जो रूलर्स हैं देश के उसके लिए इतना अच्छा नहीं होता। देयर माइट बी सम सीक्रेट प्लॉट्स, ट्रेचरीज जो कि प्लान की जाए अगेंस्ट दी रूलिंग पार्टी, जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट बहुत सारी स्कीमें बनाई जा सकती हैं। इस चार्ट के अंदर बड़ा क्लियर दिख रहा है। हम आगे भी इस बारे में बात करेंगे बिकॉज और कॉम्बिनेशंस भी इसी चीज़ को शो कर रहे हैं कि हो सकता है ऑपोजिशन बाहर की ताकतों के साथ मिलकर गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करें, या देयर आर चांसेस कि हो सकता है कि बदनाम करने की कोशिश की जाए। ये यहाँ पे बहुत ही क्लियर एक इंडिकेशन इस कुंडली में दिख रही है। अब जैसे मैंने बताया ही था कि जो सेकंड लॉर्ड है वो 6th में चले गए हैं, और इनफैक्ट 7th लॉर्ड भी है वो मेष लगन के लिए। तो 6th हाउस जो है वो डिस्प्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है, लड़ाई को रिप्रेजेंट करता है। स्किर्मिशेस जो होते हैं, छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं बॉर्डर्स पे क्लैशेस, उनको भी हम छठे स्थान से देखते हैं। और 7th लॉर्ड का 6th में आना जो है, और 6th लॉर्ड का 7th में जाना, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये परिवर्तन योग बन रहा है। जो बुध जो है वो छठे का लॉर्ड होके सप्तम में जा रहा है, सप्तम में छठे में आ रहा है। सो बहुत क्लियर यहाँ पे इंडिकेशंस हैं कि जो छोटे मोटे हमारे बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं, दे कैन एक्चुअली बिकम अ फुल फ्लेज्ड वॉर। मतलब वो लड़ाई जो है ओपन में आ जाएगी। जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं हमारे नेबर्स के साथ, बड़ी क्लियर चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है। दूसरी चीज़, छठे के अंदर शुक्र की जो प्लेसमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया ही था अभी पहले भी, कि वो वायरल डिजीजेस के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। तो देयर आर चांसेस कि किसी प्रकार का कोई वायरल डिजीज जो है वो स्प्रेड हो जाए। अनदर थिंग, जैसे मैंने बताया था, स्ट्राइक्स वगैरह होने के चांसेस भी इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आते हैं हम 7वें स्थान पे। देखिए 7वां स्थान जो है, जैसे मैंने बताया है, वो काफ़ी एफ्लिक्टेड है इस कुंडली के अंदर। और 7वां घर जो है वॉर्स को, डिस्प्यूट्स को, हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और जो यहाँ 4 ग्रह आके बैठे हैं, जो 4 ग्रहों का यहाँ पे योग बन रहा है, इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो स्पॉइल हो सकते हैं काफ़ी हद तक। अनदर थिंग, देखिए मंगल सप्तम में हमेशा वॉर को रिप्रेजेंट करता है, और जो तुला राशि होती है वो वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सो दैट मीन्स देयर आर चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स विच वुड बी कमिंग फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, हमारे को अपने जो रिलेशंस हैं उनके साथ, उसके बारे में बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। बिकॉज देयर आर चांसेस कि वो कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट प्लॉट्स करें विच वुड नॉट बी गुड फॉर दी कंट्री एज अ होल। तो ये यहाँ पे बड़ी क्लियर इंडिकेशंस हमारे को दिख रही है। एक और चीज़ है, देखिए मंगल जो है सप्तम में आके एक एग्रेसिव स्टैंस दिखाता है। इनफैक्ट जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है उसका भी जो एटीट्यूड है वो काफ़ी एग्रेसिव रहने वाला है, और दे विल बी रेडी टू टेक डिसीजंस। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट का जो इंटेंट रहेगा वो बहुत एग्रेसिव रहेगा। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशंस या कोई भी इश्यूज होते हैं, चाहे वो हमारे बॉर्डर्स पे हों, चाहे वो इंटरनल प्रॉब्लम्स आए, गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिव स्टैंस लेने वाली है यहाँ पे। ये तो बहुत क्लियर इंडिकेशन इस कुंडली के अंदर हमारे को दिख रही है। अनदर थिंग जो यहाँ पे दिखती है, बिकॉज 7th हाउस जो है वो वॉर्स को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे जो रिलेशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया दूसरे देशों के साथ, वो खराब होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, स्पेशली विद दी वर्ल्ड पावर्स, जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं। हो सकता है हमारे को उनसे भी किसी प्रकार का ऑपरेशन जो है वो फेस करना पड़े, वो हमारे को सप्रेस करने की कोशिश करें, हमारे देश को दबाने की कोशिश करें। इस तरह की चीज़ें भी ये जो कुंडली है दिवाली की ये दिखा रही है। बाकी अगर हम देखते हैं तो देखिए जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल जो है गवर्नमेंट के लिए ये
जो है समय वो अच्छा नहीं रहने वाला। हो सकता है जो सपोर्टिंग पार्टीज़ हैं गवर्नमेंट की वो भी प्लानिंग करें और गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाएं, या अपनी कुछ बातें बनवाने के लिए गवर्नमेंट जो है उसको ब्लैकमेल कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए जो 11th हाउस है वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है। अगेन दिस प्लेसमेंट इज़ नॉट गुड। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, आप देखिए अगर आप नवांश को देखते हैं तो 6-12 एक्सिस के अंदर 7 ग्रह आपको देखने को मिल रहे हैं। छठा स्थान डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 12वां स्थान वो बाहर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंडिचर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए ये बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे जो है हमारा जो देश का एक्सपेंडिचर है वो इन सब चीज़ों पे लगने वाला है, यानी कि डिस्प्यूट्स को सेटल करने में स्ट्राइक्स हो सकती हैं जिसकी वजह से पब्लिक मनी का लॉस हो, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको जो लोग हैं वो डैमेज कर सकते हैं, जिस वजह से जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा। जो मेन लगन की कुंडली है उसमें देखिए आप शनि 12वें हैं। आप देखिए शनि वक्री होकर 12वें स्थान में मेदिनी ज्योतिष में स्पेशली कभी अच्छे नहीं माने गए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राहु 11वें में है, शनि 12वें में है, तो इससे जो इंडिकेशन हमें दिख रही है कि हो सकता है जो गवर्नमेंट है वो कोई मेजर डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स करे जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं बाहर के देशों के साथ वो और ख़राब हो जाएं और देश को कुछ बदनामी भी देखने को मिल सकती है। अगेन 12th हाउस जो है इट इज़ नॉट गुड फॉर वॉर्स, लड़ाई के लिए इतना अच्छा नहीं है। डिजीज़ स्प्रेड होने के चांसेस भी यहाँ पे दिखते हैं। पब्लिक मनी का जैसे मैंने बताया ही है लॉस दिखता है, स्ट्राइक्स के चांसेस दिखते हैं, स्कैंडल्स कुछ हो सकता है पब्लिक में सामने आए जिसकी वजह से भी जो पब्लिक का मूड है वो यहाँ पे खराब होगा। ओवरऑल अगर मैं इन दोनों कुंडलियों को देखता हूँ, नवांश को और जो लगन की कुंडली है, अगर D1 और D9 दोनों को मैं इकट्ठे देखता हूँ तो ओवरऑल इट इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर हम इन दोनों चार्ट्स को देखते हैं ओवरऑल कंट्री की जो रेपुटेशन है उसके लिए ये कुंडली बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमारी ऑपोजिशन के साथ मिलके बाहर की जो ताकतें हैं वो कोई स्पाई एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, ट्रेचरी प्लान कर सकती हैं, सीक्रेट इंट्रूग्स करके कंट्री को बदनाम करने की कोशिश कर सकती हैं। बिकॉज देखिए ओवरऑल सबको मालूम है, सारे देश जानते हैं कि भारत की जो ग्रोथ हो रही है उससे सारी कंट्रीज़ को नुकसान है, बिकॉज जो उनका दबदबा है वो दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने की तरफ जा रही है और जितने भी देश हैं जो नहीं चाहते हम लोग सुपर पावर बने वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करके हमारे को दबाने की देखिए कोशिश तो करेंगे। एंड इनफैक्ट अगर हम ये कुंडली देखते हैं दिवाली की तो ये भी इसी प्रकार के जो कॉम्बिनेशंस है वो दिखा रही है और इस प्रकार के कुछ इवेंट होने के चांसेस जो हैं वो इस चार्ट के अंदर हमारे को दिखते हैं, विच सपोर्ट्स दी ओवरऑल पिक्चर जो हम लोगों ने देखी है चैत्र शुक्ल प्रतिपद की कुंडली में देखी, उसके बाद हमने ग्रहण की कुंडली में देखी और भारत की मंगल की महादशा स्टार्ट है उसमें भी हमने देखा है। तो देखिए वैसे भी इस समय हम मंगल में चल रहे हैं और उसके बाद मंगल राहु आने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगले कुछ महीने जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो दैट्स इट फॉर नाउ। बाकी वी विल टॉक अबाउट मोर इवेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।